तो हेलो बच्चों, आज का फिजिक्स क्लास में आप सबका स्वागत है। आज है इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 का लेक्चर नंबर 8। लास्ट लेक्चर नंबर 7 तक हम कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे और वहां पे जो फोर्स और फील्ड दोनों चीज पढ़ रहे थे वो दोनों के दोनों हमारे वेक्टर क्वांटिटीज हुआ करते थे। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ करता था और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ करता था। फोर्स जब भी हम लिखते थे तो हमें दो चार्ज लेने पड़ते थे, तभी एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज के ऊपर क्या फोर्स लगेगा वो फाइंड आउट करते थे। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब फाइंड आउट करते थे तो एक चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो फाइंड आउट करते थे। तो बेसिकली हम लोग अभी फोर्स और फील्ड पढ़ रहे थे जो कि प्रॉपर्टी मतलब चार्ज के ही बारे में थे कि चार्ज की वजह से होता है, चार्ज के बीच में होता है और हम लोग वो दोनों वेक्टर थे तो अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन लेते थे। उन चीजों की वजह से कितना फोर्स आएगा, कितना फील्ड आएगा, अगर फील्ड आ गया चार्ज रख दो तो क्या होगा, वो सारे डिस्कशन हमारे हो चुके हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और इस चैप्टर में नहीं मतलब इस लेक्चर में, ये लेक्चर 1 का ये यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे दो चीजें। जैसे वहां पे फोर्स था वैसे यहाँ पे दो चीजें पढ़ेंगे। एक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, एक ये पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी और एक पढ़ेंगे हम लोग पोटेंशियल। ये सेम ही चीज है। वहां पे फोर्स जो था और इलेक्ट्रिक फील्ड था उस तरह यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये दो टर्म है हमारे नेक्स्ट टॉपिक, राइट। अगले मतलब एक दो लेक्चर तक हम इन्हीं दो के बारे में पढ़ेंगे। वहां पे जो जो काम किए थे यहां पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर काम करेंगे। लेकिन ध्यान दो, वहां पे जो दो चीज फोर्स और फील्ड पढ़े थे, अभी तक हम लोग जो फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे और फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे अभी तक, ये दोनों के दोनों कैसे क्वांटिटी थे ना, ये दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी थे, राइट। इसीलिए इनका इंटीग्रेशन वगैरह करते टाइम हमें सोचना पड़ता था, राइट, सोचना पड़ता था। बट अभी सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है अभी, क्योंकि ये जो दोनों के दोनों आएंगे, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो या चाहे वो पोटेंशियल हो, ये दोनों के दोनों स्केलर क्वांटिटी है। मतलब अब करने के लिए सेम काम इंटीग्रेशन करना है तो ये नहीं सोचना है कि भाई किधर प्रोड्यूस हो रहा है, सेम हो रहा है, ऑपोजिट हो रहा है, इधर कुछ नहीं सोचना है, चुपचाप लिखना है, स्केलर ऐड कर देना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझ में आना पड़ेगा कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है ना। अगर आपको याद हो, थोड़ा सा वारपार एनर्जी में रिवाइज कर देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या था ना, दिस इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड होता था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अब ये कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है, दिस कंजर्वेटिव फोर्स, इसके बारे में कहानी बताते हैं। व्हाट डू मीन बाय ये कंजर्वेटिव फोर्स ना, जिसका वर्क डन ऑफ द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, है ना, इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करने वाले फोर्स। याद करो इनके एग्जाम्पल क्या बताए गए थे ना, 3 टाइप के कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में मैंने बताया था आपको। क्या क्या ना, पहला बताया था ग्रेविटेशनल, इसीलिए हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ये एक कंजर्वेटिव फोर्सेस है। और एक का हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं जो कि क्या है, स्प्रिंग है। इसको भी हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के x²। और एक है कंजर्वेटिव फोर्स जो आज हम पढ़ेंगे, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज ऑल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो आज हम लोग इस कंजर्वेटिव फोर्स के, जैसे इसके बारे में पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए उस कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उसका पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या फॉर्मूला होगा, कहां कहां सिचुएशंस में हम लोग यूज कर सकते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अब पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन
ना कभी भी हम लोगों का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है डी यू क्या है, डी यू इज द स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और इसका डेफिनेशन क्या था ना, दिस इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स माइनस DWC। और कंजर्वेटिव फोर्स कैसे निकालूंगा ना, माइनस DWC, ना इट विल बी माइनस इंटीग्रेशन DW इज कंजर्वेटिव फोर्स डॉट DR वेक्टर, है ना, वर्क डन ऐसे ही निकालते हैं, दिस इज द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर मैं इस साइड इंटीग्रेशन कर दूं, दिस इंप्लाइज, है ना, दिस इंप्लाइज DU का, दिस इज द स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर इंटीग्रेशन DU कर दूं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तक, तो इधर भी माइनस ऑफ इंटीग्रेशन DWC आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, दिस इज द टोटल वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स माइनस के साथ, और ये क्या आ जाएगा ना, U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो ये हमारा नॉर्मल डेफिनेशन हुआ करता था, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। और वो कंजर्वेटिव फोर्स कैसा भी हो सकता है ना, वो कंजर्वेटिव फोर्स कैसा भी हो सकता है। मैंने आपको 3 फॉर्मेट सिखाया था, याद करो, कंजर्वेटिव फोर्सेस पहचानने का मैंने आपको कितने फॉर्मेट बताया था, 3 फॉर्मेट्स। देयर आर 3 फॉर्मेट्स टू आइडेंटिफाई ए कंजर्वेटिव फोर्स। याद है कुछ, याद है कि नहीं? पहला फॉर्मेट क्या था, पहला फॉर्मेट था कि अगर फोर्स कांस्टेंट हो गया, अगर कभी भी कोई कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो वो जिंदगी भर कंजर्वेटिव है। दूसरा, अगर कोई ऐसा फोर्स लग रहा है जिसका x कंपोनेंट इज ए फंक्शन ऑफ x, जिसका y कंपोनेंट इज ए फंक्शन ऑफ y एंड जिसका z कंपोनेंट इज ए फंक्शन ऑफ z, तब भी वो क्या होगा, वो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होगा। और तीसरा चीज क्या पढ़े थे हम लोग ना, तीसरा चीज पढ़े थे अगर परफेक्ट डिफरेंशियल हो गया तो, है ना, परफेक्ट डिफरेंशियल। इन सबको आप लोग रिफर कर सकते हो वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर, जहां पे आपको पूरा डिटेल में समझाया गया है हाउ दिस 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस विथ एग्जांपल, राइट। तो ये 3 टाइप के कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है, कभी भी मुझे निकालना है तो मैं निकाल सकता हूं, यहां से कोई दिक्कत की बात ही नहीं। अच्छा, ये जो F आया इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से सुने। U F माइनस यू इक्वल टू माइनस आई, दिस इंप्लाई इस माइनस को इस साइड ले आओ, तो UY माइनस UF इनिशियल माइनस फाइनल इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये मेरा डेफिनेशन है। अब ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस कैसे निकालेंगे ना, इंटीग्रेशन अगर x कंपोनेंट हो तो उसको dx के साथ, प्लस इंटीग्रेशन y कंपोनेंट हो तो उसको dy के साथ, प्लस इंटीग्रेशन z कंपोनेंट हो तो उसको dz के साथ। ये डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग तो वही होता है, ये जो डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे, ये डॉट प्रोडक्ट, इस डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, यही ना कि x को x के साथ, y को y के साथ, z को z के साथ। डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही निकालते हैं, ax bx प्लस ay by, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे निकाल दिए। और अगर कोऑर्डिनेट्स पता हो तो लिख सकते हो यहाँ से x1 से x2 कोऑर्डिनेट, और y1 से y2 कोऑर्डिनेट, और z1 से z2 कोऑर्डिनेट, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। वेरी वेरी सिंपल, बहुत इजी, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये मतलब पोटेंशियल एनर्जी का बात है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या बताया था ना, ये तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कैलकुलेट करना हुआ। अगर कभी भी हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, है ना, मैं यहां पे लिखवा देता हूं, यहां पे मैं लिखवा देता हूं ऐसे बना के, अगर पर्टिकुलर पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो क्या करेंगे, फॉर पोटेंशियल एनर्जी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, अगर कभी भी एक पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग ना, हम लोग एक रेफरेंस लेवल कंसीडर करेंगे, रेफरेंस लेवल कंसीडर करेंगे, और जहां पे रेफरेंस लेवल पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख देंगे, 0। पोटेंशियल एनर्जी को रेफरेंस लेवल पे क्या लिखेंगे, 0, तभी जाके दूसरे पॉइंट में कितना होगा वो बता सकते हैं हम लोग, है ना। ये कहानी है हमारा किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए है। क्या डिफाइंड है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। तो अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई भी चीज को मूव करवाता हूं, तो ए से बी तक मूव कराने के लिए कंजर्वेटिव फोर्स जितना वर्क करेगा, वर्क डन करेगा, उस वर्क डन को उसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जैसा लिखा जाएगा।
यही लिखा हुआ है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। अब वो कंजर्वेटिव फोर्स कुछ भी हो सकता है, हम जो पढ़ेंगे वो है कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा वाला? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि कंजर्वेटिव है। क्लियर है पूरा? तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी की कहानी, और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या करते हैं, पूरा डिटेल स्क्रीन के ऊपर है, और आप इसको रिफर भी कर सकते हो वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर देख के। क्लियर है? ये जनरल है, अभी तक मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पे आया ही नहीं, आऊंगा धीरे धीरे, ठीक है ना। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। हम कभी भी पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो ऐसे से निकालेंगे। चलिए, ये एक सिंपल सा एग्जांपल तुम्हें समझ में आ जाएगा। वेरी 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 सिंपल एग्जांपल। एफ दिया हुआ है 2x i कैप 3y स्क्वायर j कैप, है ना। मतलब f का x कंपोनेंट भी है कितना? 2x, और f का y कंपोनेंट भी है कितना? -3y स्क्वायर, राइट। और कहां से कहां ना, x1 का वैल्यू दिया हुआ है 2 और x2 का वैल्यू दिया हुआ है -1। मैं x1 से x2 को मूव करवा रहा हूं। उसी तरह y1 का वैल्यू दिया हुआ है 3 और y2 का वैल्यू दिया हुआ है 2। मैं y1 से y2 मूव करवा रहा हूं। बाकी एफ जेड तो है ही नहीं, यहां पे कुछ भी लिख दे क्या फर्क पड़ता है, जीरो ही आएगा सब कुछ, तो जेड का लिखने की जरूरत ही नहीं। तो समझ रहे हो, फोर्स का मतलब एफ वेक्टर दे दिया है जिसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट सब है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मूव करवाया, तो बताओ व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ए से बी। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, मैं ए से बी तक मूव करवा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ यू ए मान लेते हैं, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ यू बी मान लेते हैं। ये मेरा इनिशियल पोजीशन है और ये मेरा फाइनल पोजीशन है, राइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या बताता है, इधर देखो फॉर्मूला क्या बताता है ना, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैं अगर यहां पे लिखना चाहूं देयरफॉर यू इनिशियल मतलब यू ए माइनस यू फाइनल मतलब यू बी इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कैसे निकलेगा ना, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स मतलब 2x dx, कहां से कहां तक, 2 से -1 तक, प्लस इंटीग्रेशन -3y स्क्वायर dy, कहां से कहां तक, 3 से 2 तक। ये जो भी आंसर आएगा वो आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर दो। दैट इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। और अच्छा एक बात बताओ, ये जो वर्क डन आया है ना, ये जो वर्क डन आया, कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा बोल दिया तो भी यही होगा, या फिर अगर बोल दिया कैलकुलेट द वर्क डन, ये जो वर्क डन आया, ये वर्क डन में ऐसे लाऊं, ऐसे लाऊं या ऐसे लाऊं, कैसे भी लाऊं, क्या वर्क डन का वैल्यू अलग अलग होगा कि सेम होगा? सेम होगा। क्यों? कंजर्वेटिव फोर्स, पाथ का इंडिपेंडेंट। दिस वर्क डन इज अगेन इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, है ना, दिस इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये समझना है हम लोगों को कि कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स हो, फोर्स तो कैसा भी हो सकता है, अगर वो कंजर्वेटिव है तभी उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बोल के डिफाइन करेंगे और उसका कैलकुलेट ऐसे ऐसे करेंगे। ये सिंपल सी बात है, छोटा सा के एग्जांपल के साथ जनरल डिस्कशन। इसका अभी तक हमारे चैप्टर से कुछ लेना देना अभी तक नहीं है, ठीक है। अभी हमारा लेना देना शुरू होगा, हो गया शुरू। पहला आया क्या, ध्यान से देखना, क्योंकि मैं पहले से ही लिख के रखा हूं, इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान देकर समझना पड़ेगा, वरना मैं लिख रहा होता हूं तो आपको समझ में आएगा। पहला बात क्या डिफाइन कर रहे हैं हम लोग ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको डिफाइन कर रहे हैं हम लोग कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। सोच, पोटेंशियल एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर मैं 2 पॉइंट की बात करूं, क्यों? पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिफरेंस करके डिफाइंड है। तो अगर पॉइंट ए है और यहां पे एक पॉइंट बी है, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिफाइंड एज यहां पे नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in bringing the charge from
वन पॉइंट टू द अदर विदाउट एक्सेलरेशन, है ना, विदाउट एक्सेलरेशन, ये हमको समझना पड़ेगा। और दूसरा चीज, ए वेरी स्मॉल चार्ज Q2 टेंड्स टू 0 इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए स्लोली स्लोली। मतलब ध्यान से सुनो, अभी कर क्या रहे हैं हम लोग, हमको करना क्या है ना, हमको डेफिनेशन डिफाइन, पहले तो डेफिनेशन समझते हैं, फिर उसका मैथमेटिक्स में जाएंगे, फिर उसका डेरिवेशन करेंगे। डेफिनेशन तो सिंपल है, ए और बी दो पॉइंट है, अगर मैं इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूं तो मैं सिंपली क्या बोलूंगा कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव, कौन है यहां पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। एक चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट को लेके आऊंगा, जैसे यहां पे मैं ए से बी को लेके जाऊं या बी से ए को लेके आऊं, तो जो भी डिफाइंड होगा, सॉरी जो भी वर्क डन होगा बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका नेगेटिव को हम लोग बोलेंगे वर्क डन बाय द, सॉरी दैट इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। पहली बात। अच्छा चलो अब क्या कर रहे हैं, पहली बात डिराइव करते हैं इसको, है ना, इसका डेरिवेशन, ये इसका डेरिवेशन है एक्चुअली में, है ना। क्या बोल रहे हैं ना, हम एक Q1 चार्ज को यहां पे रख दिए हैं व्हिच इज नॉट मूविंग, Q1 चार्ज, एक चार्ज को यहां पे रखे, ये मूव नहीं करना चाहिए, और एक चार्ज है Q2 जिसको मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जा रहा हूं। कहां से कहां तक, पॉइंट ए से लेके जाऊंगा इस तरह से टू बी, है ना, ये बी टू ए लिख दिया है, इसको काट के ए टू बी कर देना, ठीक है, ए टू बी। हम एक पॉइंट Q2 चार्ज को कहां से कहां लेके जा रहे हैं, ए टू बी लेके जाएंगे, हम लोग लेके जाएंगे। अच्छा अगर तू सोच, इसको अगर तू यहां पे कहीं पे छोड़ देगा ना, तो Q1 उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको दूर भेज देगा, बट तुझे कैसे लेके जाना है ना, स्लोली स्लोली, बहुत धीरे धीरे। स्लोली स्लोली का मतलब है कि कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करवाना है हमें, समझ रहे हो। हम कर क्या रहे हैं, हम पहले डेफिनेशन दे दिए, अब हम लोग उसको डिफाइन करने के लिए समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं ना, एक Q1 चार्ज को रखो, एक छोटा सा चार्ज, छोटा क्यों लेते हैं तू समझेगा, छोटा इसीलिए लेते हैं ताकि ये Q1 के ऊपर कुछ फर्क ना पड़े, बहुत बड़ा चार्ज ले लेगा तो ये Q1 को भगा देगा दूर, इसीलिए बहुत छोटा चार्ज लेते हैं ताकि ये छोटा चार्ज की वजह से इस Q1 चार्ज को कुछ फर्क ना पड़े, समझ रहे हो। तो एक छोटा चार्ज को हम लोग मूव करवा रहे हैं, कहां से, ए से बी तक। कैसे मूव करवाना है ना, धीरे 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 धीरे, स्लोली स्लोली मूव करवाना है। स्लोली स्लोली मूव करवाने का मतलब हम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि अगर जोर से मूव कराएंगे ना तो काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा, और हमें उन सब के बारे में मतलब अंदर घुसना नहीं है, हमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सोचना है। तो क्या करें, एक पार्टिकल चार्ज को ए से बी तक धीरे 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 स्लोली स्लोली मूव किया। स्लोली स्लोली मूव किया मतलब कहीं पे भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। कहीं पे भी अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा तो हर एक पॉइंट में, बीच में अगर कोई भी पॉइंट, जैसे ये पॉइंट मार्क कर दिया, तो यहां वो इक्वली एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। एक्सेलरेशन जीरो मतलब अगर इसको चार्ज Fe से, ये Q1 जो है ये इसको Fe से इधर धकेल रहा था, दिख रहा होगा, ये Fe से इसको जब धकेल रहा था यहां Fe से, तो हमें बाहर से इस चार्ज को यहां से खींच के रखना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगा, तो मत जा, भागना नहीं है, धीरे धीरे जा, क्योंकि तू सोचना ए में छोड़ देगा तो ये तो रिपेल करके उसको भगा देगा ना यार, भगाना नहीं है हमें, उसको धीरे धीरे लेके जाना है, धीरे धीरे। तो कैसे ना, उधर वो भाग पीछे पकड़, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, धीरे 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 उसको हम लोग पहुंचाएंगे कहां तक, बी तक। मतलब हम जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे दैट शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट एवरी पॉइंट। ए से बी को लेते टाइम हर जगह मुझे उतना फोर्स लगाना पड़ेगा जितना वो धकेल रहा है, जितना वो पीछे, वो जितना से रिपेल कर रहा है ना उसको, मैं उतना ही पीछे से उसको खींच के रखूंगा, तभी तो वो धीरे धीरे मस्त सुंदर इक्विलिब्रियम में जाएगा। एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होगा बिकॉज नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल विल ऑलवेज बी जीरो। पूरा क्लियर हुआ। तो अब ए से बी को लेके जाने के लिए जो भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज डेफिनेशन नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स तो ऑपोजिट में लग रहा है तो माइनस हट गया, और पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पूरा डेफिनेशन आप एक बार पढ़ो अच्छे से, स्लोली स्लोली मूव करवा के लेके जा रहे हैं। कोई भी एक पॉइंट में अगर बात करो तो उसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, मतलब जितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा उतना ही हमें क्या जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा हर एक पॉइंट में हमें उतना ही उसको क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हर एक टाइम पे दिस एक्सटर्नल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोथ विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट, इसलिए माइनस साइन आया है यहाँ पे। और उसका वैल्यू अगर x से डिस्टेंस में रखो तो k(q1 q2 बाई एक्स स्क्वायर होगा। तो अभी जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स तो उसका ऑपोजिट लग रहा है, तो दैट इज सिंपली वर्क डन बाई द एक्सटर्नल फोर्स। ये हमारा कहानी। अब अगर हम डिराइव करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमें वर्क डन कैलकुलेट करना आना पड़ेगा। और वर्क डन कैलकुलेट आना पड़ेगा मतलब हमें फोर्स को थोड़ा देखो, ये जो फोर्स लग रहा है k(q1 q2 बाई एक्स स्क्वायर, वो तो ए में था तो कुछ और फोर्स लग रहा था, यहां आ गया तो कुछ और फोर्स लगा, यहां आ गया तो कुछ और फोर्स लगा। तो फोर्स तो पूरा ए टू बी तक जो लग रहा है वो कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स। और जब भी वेरिएबल फोर्स आए तो हमें वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है मेरे भाई, ये चीज तुम्हें याद रहना चाहिए। तो देयरफॉर क्या लिखा है, सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है हमें उसी का वर्क डन चाहिए या एक्सटर्नल का वर्क डन चाहिए, बट वो दोनों तो एक ही है ना यार। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक वेरिएबल हुआ तो वेरिएबल फोर्स है, देयरफॉर द वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेशन। अब कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, वो है इसका डेरिवेशन है, वो इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला, फॉर्मूला का डेरिवेशन है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन, उसका फिगर कि कैसे डिराइव करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले रहे हैं, स्मॉल चार्ज ले रहे हैं। क्यों स्मॉल चार्ज ले रहे हैं, ताकि पहला चार्ज जो Q1 रखे हैं उसका कुछ भी डिस्टरबेंस ना हो, है ना। यहां पे लिखा है वेरी स्मॉल चार्ज Q2 टेंड्स टू 0, ये लिखा हुआ है ना, दिख रहा है, वेरी स्मॉल चार्ज Q2 टेंड्स टू 0, ये जो लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है समझा, बिकॉज द इनिशियल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन शुड नॉट चेंज, इसीलिए वेरी स्मॉल चार्ज ले रहे हैं हम लोग Q2 टेंड्स टू 0। याद रखना है ये सब बातें, अगर याद नहीं रखोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, एग्जाम में याद होगा तो अच्छी बात है, अच्छे नंबर आएंगे, है ना। चल ठीक है, पूरा क्लियर। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ए टू बी में क्या कॉन्सेप्ट है, चलो डिराइव करते हैं। क्या बोला, लेट ए वेरी स्मॉल चार्ज, एक बहुत छोटा सा चार्ज Q2 टेंड्स टू 0, क्यों टेंड्स टू 0 यहां लिखा हुआ है, सो दैट it do not disturb the original configuration is to be bought from A to B, bought from A to B। पॉइंट A से पॉइंट B को हम लोग एक चार्ज को मूव करवा रहे हैं, कितना चार्ज को ना, Q2 चार्ज को, और वो Q2 बहुत छोटा है, जितना भी है तो चार्ज ही ना। तो पहले Q2 को यहां पे रखते हैं और फिर ये Q2 को मूव करवाते हैं हम लोग कहां तक, ऐसे तक 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 बी तक, यहां तक मूव कराते हैं। कैसे मूव करवाते हैं, स्लोली 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 स्लोली, यहां पे लिख देता हूं, ब्रॉट फ्रॉम ए टू बी स्लोली का होल स्क्वायर, है ना, स्लोली स्लोली, धीरे 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 मूव करवाते हैं हम लोग। चलिए अच्छा, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। पहली बात है, अगर मैं कोई भी टाइम मान लेता हूं कि ए टू बी को जाते जाते बीच में कहीं पे यहां पे होगा Q2, मान लो कोई एक टाइम में Q2 यहां पे है, इस वाले पोजीशन में है Q2, इस वाले पोजीशन में, समझ रहे हो, यहां पे Q2 रखा हुआ है, कितना डिस्टेंस पर ना, मान लेते हैं कुछ x से डिस्टेंस पर रखा हुआ है ना, मान लेते हैं कि कुछ x से डिस्टेंस पर हम लोग सोचे कि अच्छा लेते टाइम, हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम तो स्लोली स्लोली लेके आ रहे हैं, तो मान लेते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे ये यहां पे था और ये डिस्टेंस कितना था ना, x, कितना डिस्टेंस था, x, ओके, ये डिस्टेंस x में था, वो ही लिखा हुआ है। एट एनी इंस्टेंट लेट Q2 इज प्रेजेंट एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम Q1 एंड इट इज डिस्प्लेस्ड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस dx। इसको यहां से मैं क्या क्या ना, एक छोटा सा टिक चिक टिक चिक टिक चिक टिक चिक टिक चिक टिक चिक, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, समझ लो कितना सा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इसको करवा दिया dx का, कितना छोटा सा dx। अच्छा, इस पॉइंट में इसके ऊपर फोर्स तो लग रहा था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किधर लग रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर ना, इधर ही लग रहा था भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और कितना लग रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना, लग रहा था K Q1
Q2/x²। इतना लग रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना करा दिया ना, उसको मैंने डिस्प्लेस करवा दिया कितना, dx। तो ये जो छोटा सा dx डिस्प्लेसमेंट करवाया मैंने उसको कराने के लिए कुछ तो वर्क डन हुआ होगा, है कि नहीं, कुछ तो वर्क डन हुआ होगा। कितना वर्क डन हुआ है ना, देयरफॉर वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैं EF लिखता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर डिस्प्लेसमेंट dx। जो डिस्प्लेसमेंट dx प्रोड्यूस किया मैं, उस dx डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन होगा कितना होगा, छोटा सा होगा, उसको लिखते हैं dw। ई लिख देता हूं नीचे ताकि तुम समझ जाओगे, दिस इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। छोटा सा वर्क डन कितना, कितना मेरा भाई, कितना वर्क डन, dw ना, dw विल बी सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डॉट dx। अच्छा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 0। थीटा का वैल्यू 0, तो यहां पे क्या डाल दूंगा, cos 0। cos 0 का वैल्यू 1, तो सिंपली f का वैल्यू भी डाल दो, k q1 q2/x² dx। ओ हो, इतना आ गया थोड़ा सा वर्क डन, स्मॉल वर्क डन बाय द फोर्स। बट मुझे थोड़ा सा वर्क डन थोड़ी करवाना है, मुझे तो पूरा Q2 से Q1 तक करवाना है। देयरफॉर टोटल वर्क डन फ्रॉम A टू B, टोटल वर्क डन फ्रॉम A टू B कितना होगा ना, दैट विल बी सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ dw। कहां से कहां तक, A से B तक। A से ऐसे लिख देते हैं, फ्रॉम A टू B, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन dw का वैल्यू k q1 q2/x² dx। बताओ A का डिस्टेंस कितना है, x1, और B का डिस्टेंस कितना है, x2, तो x1 से x2, है ना। दिस इज द वर्क डन फ्रॉम A टू B। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं हम लोग, क्या ना, k q1 q2 तो भाई साहब बाहर आ जाएंगे, k q1 q2 बाहर। अब 1/x² dx, 1/x² dx का इंटीग्रेशन 1/x² dx कहां से कहां तक, x1 से x2 तक। अगर ये सॉल्व करेंगे हम लोग तो 1/x² का इंटीग्रेशन आएगा -1/x, कितना आएगा, -1/x। समझ रहे हो, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा, -1/x। पहले क्या डालेंगे, x2, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, देख, k q1 q2 ब्रैकेट में 1/x1 माइनस 1/x2। यह आया हमारा वर्क डन फ्रॉम A टू B। वर्क डन बाय व्हाट, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ रहे हो, dw लिखा था ना यहां पे, सो दिस इज द टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पूरा क्लियर डेरिवेशन। अब सोच, ये जो k q1/q2 आया, ये तो वर्क डन आया, एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, यहीं पे लिखते हैं, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का डेफिनेशन है, along with टू द डेफिनेशन, जो U इनिशियल माइनस U फाइनल इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है कि नहीं। इनिशियल पोजीशन कहां पे था इसका, A पे, फाइनल पोजीशन कहां पे था इसका, B पे, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मतलब यही तो आया, k q1 q2/1/x1 माइनस 1/x2। तो यहां पे ub का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, ua माइनस ub इक्वल्स टू दिस। तो ये फॉर्मूला आया हमारा, देयरफॉर फाइनल फॉर्मूला जो आया, मैं यहां पे लिख रहा हूं फाइनल फॉर्मूला, ua माइनस ub इक्वल्स टू k q1 q2/x1 माइनस k q1 q2/x2। So this is the potential difference between potential energy difference, electrostatic potential energy difference between 2 points when the two charges are q1 q2। यहां पे समझ रहे हो, ua क्या है, यहां पे ua क्या है, ua is the potential energy when the two charges are at a separation of x1। ub क्या है, ub is the potential energy when the two charges are at a separation of x2। So this is the potential energy difference between
2 पॉइंट्स x1 टू x2। क्लियर है पूरा? ये पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन और उसका डेरिवेशन है। अब तो ध्यान से सुनना, ये तो हो गया फॉर्मूला, ये तो डिफरेंस कैलकुलेट। अच्छा, ये जो डिफरेंस आया मैंने आपको बार बार समझाया था, क्या ये डिफरेंस हमारा रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है? नहीं, डिफरेंस कभी भी रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट में क्या होगा वो डिपेंड करता है कि हम रेफरेंस पॉइंट कहां पे ले रहे हैं, है कि नहीं? वो डिपेंड करता है कि हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहां पे ले रहे हैं। तो यहां पे याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात यह है कि द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ रेफरेंस लेवल। थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, थोड़ी देर बाद उसको अच्छे से लिखवा दूंगा, है ना? थोड़ी देर बाद सेम कॉन्सेप्ट जब आएगा बता दूंगा। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का डेरिवेशन और उसका फॉर्मूला क्या आया, ये आपके दिमाग में पूरा बस जाना चाहिए, बाकी कोई टेंशन की बात ही नहीं। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट हाउ टू डिराइव एंड व्हाट इज द डेफिनेशन, है ना? अब बात है कि ये तो डिफरेंस हो गया सर, अगर पर्टिकुलर पॉइंट में हमें चूज करना है, अगर हमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में अगर हमें चाहिए, तो याद करिए कभी भी अगर पर्टिकुलर पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो हमें कहीं ना कहीं पे रेफरेंस मानना पड़ेगा, है ना? वी हैव टू कंसीडर ए रेफरेंस लेवल। यहां पे वही लिखा हुआ है कि हमें एक रेफरेंस लेवल कंसीडर पड़ेगा, और हम रेफरेंस लेवल को कहां पे मानते हैं? इन्फिनिटी पे, और जहां पे रेफरेंस लेवल मान लो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अच्छा, इन्फिनिटी में क्यों मानते हैं ना, उसका एक कारण है, मैं बता देता हूं तुम्हें। उसका एक कारण, इन्फिनिटी में हम लोग क्यों मानते हैं कि इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी जीरो है बोल के क्यों मानते हैं? उसका रीजन है, एट इन्फिनिटी देयर इज नो इंटरैक्शन बिटवीन द चार्जेस और देयर इज नो फोर्स बिटवीन द चार्जेस, नो फोर्स बिटवीन द चार्जेस। तो अगर चार्जेस के बीच में फोर्स ही नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी कहां से आएगा मेरे भाई? पोटेंशियल एनर्जी कहां से आएगा बताओ, है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी तभी आता है जब हम लोग क्या करते हैं, कहीं पे फोर्स एग्जिस्ट करता हो। हम इन्फिनिट में जीरो मान लेते हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं कि इन्फिनिट में जीरो है, दिस इज आवर कंसिडरेशन। और जो भी फॉर्मूला आएगा, दैट फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन वी आर टेकिंग द पोटेंशियल एनर्जी टू बी जीरो एट इन्फिनिटी, देन ओनली ऑल द फॉर्मूला जो हम डिराइव करेंगे वो वैलिड है। क्योंकि जेई में या फिर आगे जाके आप लोग पढ़ोगे, कोई कोई जगह में वो पोटेंशियल एनर्जी को इन्फिनिटी में जीरो नहीं मानेगा, कोई दूसरा पॉइंट में जीरो कंसिडर कर देगा, है ना? तब हमारा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। तो क्या बोला गया ना, अगर पर्टिकुलर में चाहिए तो हम इन्फिनाइट में रेफरेंस मानेंगे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनाइट जीरो लिखेंगे, और उसको डेफिनेशन क्या बोलेंगे ना, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज प्लेस्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय, फिर से वही बात, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, बात तो एक ही है, इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब हम इन्फिनिटी से यहां तक लाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के एग्नेस्ट में, नेगेटिव का मतलब है फोर्स के एग्नेस्ट में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो ही हम लोग करेंगे, है ना? अच्छा सोचो, हम लोग क्या पढ़े थे ना, हम लोग अभी जो डेफिनेशन पढ़े थे, क्या पढ़े थे ना, ये डिस्टेंस मान लेते हैं r और ये तो इन्फिनिटी है, मतलब वहां पे हम लोग कहां से r1 से r2 तक मूव करवा रहे थे। मतलब हमारा जो u एट r1 और u मतलब सॉरी, हम लोग जो पहले लिखते थे क्या लिखते थे, ध्यान से सुने, ये डेरिवेशन है ना, ये उसका डेरिवेशन क्या ना, लेट q2 इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए सेपरेशन r। पहले इन्फिनिटी में था चार्ज, यहां पे इन्फिनिटी में, वहां से हम लोग ये पॉइंट को लेके आ रहे हैं a तक, और ये डिस्टेंस कितना है मान लो r, ये डिस्टेंस कितना है r। अच्छा, हम लोग लाते टाइम क्या होगा ना, इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा और हम उसको डिस्प्लेस भी करा देंगे इतना कुछ, तो जो छोटा सा वर्क डन होगा dw के द्वारा वो कितना होगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटू dx इंटू cos 180। मतलब घबराना मत, वहां पे हम a से b तक लेके जा रहे थे, यहां पे इंफिनिटी से a तक लेके आ रहे, फर्क नहीं पड़ता, या तो तू a से इंफिनिटी कर दे, तो ये dx को सेम काम कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो dw इतना हुआ, तो वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन हो गया kq1 बाई q2। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है r टू इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी टू r हो जाएगा, और कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और यहाँ पे माइनस आ गया है तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा। क्लियर है पूरा, सबको समझ में आ रहा है क्या होगा? तो दिस विल बी माइनस एक्चुअली,
तो ये क्या आया, दिस इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कहां से कहां तक, इन्फानाइट से आर तक लाने में। और जो भी वर्क डन होता है, जो भी वर्क डन होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, उसको हम लोग क्या लिखते हैं ना, देयरफॉर यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इक्वल्स टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि वो ही कंजर्वेटिव फोर्स। अरे वो डेरिवेशन ये डेरिवेशन में कोई डिफरेंस ही नहीं है, वहां से ए से बी कर रहा था, यहाँ पे इन्फानाइट कर दे रहे हैं। मतलब जो पॉइंट बी है वो पॉइंट बी कोई स्पेसिफिक नहीं है, वो पॉइंट इंफिनिटी में, बाकी डिफरेंस कुछ नहीं है। वहां पे ए टू बी लेके जा रहा था, यहाँ इंफिनिटी से, फर्क कुछ नहीं है, सब कुछ सेम। यू इनिशियल कहां से लेके आ रहे हैं, इन्फानाइट से। कहां तक लेके आ रहे हैं, ए तक, माइनस के Q1 Q2 बाई आर। सो हमारा क्या आ जाएगा, देयरफॉर ना, देयरफॉर जो ये तो इन्फानाइट पे जीरो हो गया, तो यू ए इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी है, प्लेस्ड एट ए सेपरेशन आर, प्लेस्ड एट ए सेपरेशन आर। आर के सेपरेशन में अगर हम लोग दो चार्ज Q1 और Q2 को रखेंगे, यहां पे Q2 को रखेंगे इन्फानाइट से लाके, तो ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है, इस सिस्टम ऑफ चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी यही होगा। ये आपको समझना है कि दो चार्ज एक पर्टिकुलर सेपरेशन में रख दो तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा ना, के Q1 Q2 बाई आर। अब तू खुद सोचना, ये जो देख, ये जो पिछले वाले फॉर्मूले में ये पहला डिस्टेंस कितने में था, x1 में, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, के Q1 Q2 बाई x1। यहां पे कितना हो गया, यहां पे इस वाले पॉइंट में, बी पॉइंट में कितना हो गया ना, के Q1 Q2 बाई x2, यहां पे के Q1 Q2 बाई x1। तो ua माइनस यूबी जो आएगा कितना आएगा, ua के Q1 Q2 बाई x1, ub के Q1 Q2 बाई x2, वही तो आ रहा है, क्योंकि वो फॉर्मूला यहीं से आया है कि यहां पे जो पॉइंट बी मानते थे हम लोग, वहां पे उस पॉइंट को इन्फानाइट बना दिए। तो डिफरेंस का मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मूव कराने में जो वर्क डन, और एट ए पर्टिकुलर का मतलब, और टोटल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कहीं इन्फानाइट से लेके आने के लिए जो भी होगा उसका वर्क डन। खत्म बात, खत्म कहानी, खत्म फॉर्मूला। और ये सबको याद रहना चाहिए, डेरिवेशन है, ये वाला डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डेरिवेशन बताया ना, दिस डेरिवेशन इज सुपर इंपॉर्टेंट, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। स्ट्रेट 3 मार्क्स का है, स्ट्रेट 2 to 3 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में, स्ट्रेट, कुछ मतलब इधर उधर कुछ नहीं, फिगर ड्रॉ करना। मैं इसीलिए अच्छे से लिखा हूं, लेट ए चार्ज Q2 ABCD सब इसीलिए अच्छे से लिखवाया हूं, बिकॉज आपको बोर्ड में एग्जैक्टली बोर्ड एग्जाम में ऐसे डेरिवेशंस लिखने पड़ेंगे जैसे मैं लिख रहा हूं, सो दैट कि आपको अभी से आदत हो। उसी आदत के लिए मैं पूरा हर एक चीज जो है वो लाइन बाय लाइन लिख के आपको समझा रहा हूं, ताकि कोई भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आपसे ना हो। क्लियर है पूरा? तो ये सारे, ये वो कहानी है जो कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ आर, ये उसकी कहानी एक बार अच्छे से आप सब लोग देख लीजिए। ऑलराइट, सो अभी हमें पता चल गया कि अगर एक चार्ज को, एक कोई भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को हम लोग ट्रांसफर करें तो उसका, देखो हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने का मेन मकसद भी तो यही था ना कि हमें बार बार इंटीग्रेशन करना ना पड़े। तो हम अभी पहले से ही इंटीग्रेशन करके हम लोग फॉर्मूला फाइंड आउट कर दिए, ये वाला फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला को हम लोग कंटिन्यूअसली यूज करेंगे, बार बार हमें वर्क डन निकालने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? इसीलिए पढ़े थे। देखते हैं कैसे। क्वेश्चन तुम्हारे सामने, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना? अच्छा, मैं एक बात बोलना भूल गया। सोच, ये जो सारा डेरिवेशन किए ना, इस डेरिवेशन में अगर ये Q2 पॉजिटिव लेके हम लोग कर रहे हैं, ये भी प्लस Q1 था और इसको भी प्लस Q2, तभी तो रिपल्सिव फोर्स लगा रहा था। तो अगर नेगेटिव हो जाएगा ना तो सारे कहानी चेंज हो जाएंगे भाई साहब। इसीलिए याद रखो कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम लोग लिख रहे हैं हियर, यहां पे Q1 एंड Q2 शुड बी केप्ट विथ साइन, शुड बी केप्ट विथ साइन, साइन के साथ रखेंगे।
अगर पॉजिटिव है दोनों तो प्लस 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 आएगा, अगर नेगेटिव है दोनों तो माइनस माइनस भी प्लस आएगा। बट अगर एक प्लस एक माइनस हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्जेस। बट हमें याद ये रखना है कि सिंपली जब भी हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे कोई भी दो चार्ज का, तो हमें दोनों चार्ज को उनके साइन के साथ रखना है, खत्म बात। फोर्स में ऐसा नहीं करते थे, फोर्स में हम लोग मैग्नीट्यूड लिखते थे तो साइन नहीं लिखते थे, वेक्टर लिखते थे तो साइन लिखते थे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, यहां पे ऐसा नहीं। चलो कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सिस्टम टू चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस। बहुत सारे चार्ज है, जैसे यहाँ पे एक क्यू है, यहाँ पे तीन चार्ज है, एक क्यू यहाँ पे, एक क्यू यहाँ पे, एक क्यू यहाँ पे, है ना। दे आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है एल। तो यहाँ पे आपको कितने पेयर दिख रहे हैं ना, ये दोनों क्यू मिलके एक पेयर बना रहे हैं, ये दोनों क्यू मिलके एक पेयर, ये दोनों क्यू मिलके एक पेयर बना रहे हैं, और ये दोनों क्यू मिलके, तो टोटल कितने पेयर मिलते हैं, तीन पेयर। तो देयरफॉर इनका अगर मैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालूं तो क्या हो जाएगा ना, पहले का हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई एल, दूसरा पेयर का हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई एल, तीसरा पेयर का भी हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई एल। क्योंकि सारे के सारे पेयर क्यू और क्यू चार्ज है, सारे के सारे पॉजिटिव है, और सारे के सारे के बीच में डिस्टेंस एल है। इसका बताओ इसमें कितने पेयर आएंगे। अगर तू सोच रहा है, देखो ये एक पेयर आएगा, ठीक है, खुशी की बात है, ये एक पेयर आएगा, ये भी दिख रहा है, खुशी की बात है, ये भी एक पेयर है, खुशी की बात है, ये भी एक पेयर है, चार पेयर तो हो गया। तो क्या चार ही पेयर है, हाँ चार पेयर है। तो क्या डायगोनल वाले में कौन लिखेगा, हाँ डायगोनल वाले कौन लिखेगा, √2a डिस्टेंस और √2l, एल दिया है तो एल लिखेंगे, और क्या √2l है डायगोनल का डिस्टेंस, और इस तरह का कितने मिलेंगे मुझे, दो पेयर। तो टोटल यहां पे कितने पेयर आएंगे, 6 पेयर ऑफ चार्जेस। कितने पेयर ऑफ चार्जेस, 6 पेयर ऑफ चार्जेस। तो एक के क्यू स्क्वायर बाई एल, इस तरह के चार पेयर आएंगे, और के क्यू स्क्वायर बाई √2l, इस तरह के दो पेयर आएंगे। तो ये होगा मेरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस। बहुत आसान, खाली पेयर आइडेंटिफाई करना आना चाहिए भाई। पेयर अगर आइडेंटिफाई कर ले, कितने पेयर ऑफ चार्जेस है, एक एक पेयर का चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी होता है के Q1 Q2 बाई आर, खत्म कहानी। यहां पे देखो, यहां पे प्लस वाले भी है, माइनस वाले भी है। पहले तो ये दो चार्ज का, ये वाला पेयर का लिखेंगे सबसे पहले। ये वाला पेयर का पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव आएगा। फिर ये वाला पेयर का लिखेंगे, ये दो चार्ज का, ये दो चार्ज का लिखेंगे तो माइनस माइनस, देख क्या सेम साइन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी। फिर से ये दोनों का क्या आएगा ना, नेगेटिव, और ये दोनों का भी क्या आएगा, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। मतलब दो पॉजिटिव आएंगे, दो नेगेटिव आएंगे, तो कैंसिल ही हो गया ना भाई, है ना, कैंसिल ही हो गया। दो पॉजिटिव मतलब ऐसे देख, ऐसे लिखेगा 2 के क्यू स्क्वायर बाई एल माइनस 2 के क्यू स्क्वायर बाई एल, चार का तो खत्म। अब डायगोनली सोच, डायगोनली इन दोनों का आएगा प्लस, सॉरी माइनस, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, और इन दोनों का भी आएगा माइनस। तो क्या डायरेक्टली माइनस 2 के क्यू स्क्वायर बाई √2l लिख सकता हूं, ये दोनों कैंसल, तो फाइनल आंसर होगा 2 के क्यू स्क्वायर बाई √2l। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। किसी भी टाइप का सिस्टम दे दे, अगर मैं वहां पे पेयर लिखना जानता हूं, मुझे पेयर कितने पेयर है ढूंढना आता है, तो मेरे लिए पोटेंशियल एनर्जी ढूंढना कोई बड़ी बात ही नहीं, 1%। क्लियर है पूरा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिखना सबको आना चाहिए, और आसान क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछे जाते हैं ये सब, एंट्रेंस में से क्यों थोड़ी कुछ अच्छे क्वेश्चन है, गंदे क्वेश्चन, नॉर्मल टाइप्स, है ना। ये कहानी है हमारा जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी पे सिस्टम ऑफ चार्जेस निकालते हैं, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट सबको पता ही होगा, बहुत आसान सा चीज है। चलिए अब थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, कि किस तरह से मैकेनिक्स के अंदर हम लोग इसका एप्लीकेशन करेंगे। ध्यान से सुनिए। ए पार्टिकल Q ऑफ मास m, ए पार्टिकल ऑफ, ये MA लिख दिया है, ठीक है, मास m और चार्ज Q is released at a distance d from a fixed charge capital Q. Calculate the speed of the charge small q when it is a distance to be, पता चल गया होगा।
बहुत आसान, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बट हम लोग अलग तरीके से किए थे। याद करो मैंने क्या सिखाया था, एक चार्ज रख देते हैं यहाँ पे कैपिटल क्यू, और उससे हम लोग कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं, राइट, कुछ डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस मान लो डी, है ना, इतने डिस्टेंस पे हम लोग कुछ डिस्टेंस डी पे हम लोग रख देते हैं कि स्मॉल डी है ना, हाँ स्मॉल डी पे यहाँ पे चार्ज क्यू था और इसको यहाँ पे रिलीज कर दिया, रिलीज्ड। तो क्या होगा ना, ये प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है, तो ये इसको रिपेल करेगा। अगर रिपेल करेगा तो मेरा चार्ज इधर भागेगा, टिचक 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 टिचक, भागा 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 भागा। ऐसा कोई तो टाइम आएगा जब ये और डी चला जाएगा, मतलब टोटल सेपरेशन 2D होना चाहिए। देख रहे हो, पहले दोनों के बीच में सेपरेशन डी था, फाइनली दोनों के बीच में सेपरेशन 2D, मतलब मेरा +2 चार्ज फाइनली यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आते आते उसका कुछ स्पीड भी आ गया होगा v, और इसका मास m दिया है तो इसका भी मास m। तो सोच, जब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, तो फील करना, पुणे फॉर्मूला था k Q1 Q2/r, ये था फॉर्मूला। अगर r पे रखते हैं तो अगर यहाँ पे r को तुम इंक्रीज कराओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सोच, पहले d था फिर 2D कर दिए तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गया ना। जितना भी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ वो कहाँ गया, ना कहाँ गया ना, वो गया काइनेटिक एनर्जी में। तो मैं फिर क्या लिखूंगा मैं, देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। मैं सिंपल, मतलब सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम भी लिखवा सकता हूं, टोटल वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ब्ला 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 ब्ला। इतना टाइम नहीं है हमारे पास करने के लिए, हम सिंपल समझते हैं कि भाई डिस्टेंस ज्यादा हो गया, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया, जितना कम हो गया उतना ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। पहले कितना था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पहले ज्यादा था, बाद में कम हुआ, है ना। कितना चेंज हुआ ना, पहले था के Q स्मॉल q/d पहले था, बाद में हो गया k Q/2d, दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी कितना गेन किया ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ½mv², और इनिशियली तो रेस्ट में था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ पे रिलीज्ड मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, है ना। तो हमें इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, 2D कैलकुलेट कर दो तो ये आ जाएगा Q स्मॉल q/2d, और इधर ½ mv², है ना, ½ mv²। सो दिस इंप्लाइज v इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 कैंसल, m नीचे, Q स्मॉल q/m इंटू d का रूट ओवर। दिस इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल और चार्ज पार्टिकल स्मॉल q व्हेन इट विल गो। सोच, पहले हम सेम वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारा प्राण निकल जाता था, हम एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x लिखते थे, फिर एक्सेलरेशन को v इंटू dv/dx करते थे, फिर वहां से v एज ए फंक्शन ऑफ x आता था। कितना कहानी हमें करना पड़ता था पहले, बट एनर्जी कंजर्वेशन से या पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला लिख के हम लोग चुटकी में सेम काम कर सकते हैं। उसी तरह का याद करो, मैंने और एक कॉन्सेप्ट सिखाया था जिसमें दोनों चार्ज को रिलीज कर दिया जाता था, है ना। बोल रहा है 2 चार्ज्ड पार्टिकल्स Q1 एंड Q2, दो ले लिया, एक Q1 और एक Q2, उनका मास भी पता है m1 और m2 आर रिलीज एट ए सेपरेशन d बिटवीन देम। मतलब पहले हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल थे, एक यहां पे Q1 और इसका मास m1, और एक यहां पे Q2 और इसका मास m2, और स्टार्टिंग में जब छोड़ा था तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना था, d, है ना। ये इनिशियली यहां पे, इसको यहां पे रिलीज कर दिया गया और इसको यहां पे रिलीज कर दिया गया, ठीक है। क्या होगा, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो रिपल्सन होगा ना यार। रिपल्सन होगा तो क्या होगा ना, ये वाला पार्टिकल, ये जो चार्ज पार्टिकल है कौन सा Q2, वो इधर भागेगा इस तरह से, टिचिक 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 इधर भागेगा, और Q1 जो है वो इधर भागेगा इस तरह से, टिचिक टिचिक टिचिक। तो कुछ देर बाद ये Q2 मान लो यहां पे आके पहुंच गया, और ये Q1 मान लो यहां पे आके पहुंच गया। तो यहां पे आता है तो इसका स्पीड कुछ हो गया होगा V2 कर देते हैं क्योंकि ये Q2 है, V2, और इसका भी स्पीड इधर हो गया होगा कुछ V1। ये डिस्टेंस कितना गया होगा, कुछ x1, और ये कितना गया होगा, कुछ x2। तो याद करो, क्या शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट से क्या हम लोग m1x1 इक्वल्स टू m2x2 कर सकते हैं, है ना। ये क्या, ये शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, ये तो कर दिया। वो क्या बोल रहा है ना, पहले सेपरेशन था d, देख रहे हो, पहले सेपरेशन था d, बाद में सेपरेशन कितना हो गया ना 2D।
मतलब ये तो डी था ही, उसके बाद x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना है, फिर से d है। तो क्या इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग x1 एंड x2 को फाइंड कर सकते हैं? ये एक शानदार सवाल बन जाएगा। पहले ये शानदार सवाल हमें पता नहीं था, हमें पता था कि x1 और x2 के बीच में रिलेशन क्या होगा, अभी पता चल गया कि ये होता है। अच्छा, क्या मोमेंटम कंजर्वेशन है इस सिस्टम का? क्या इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड है? बिल्कुल है सर, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0 है ना। मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अच्छा, मोमेंटम कंजर्व्ड है, इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, और इनिशियल मोमेंटम तो वैसे भी 0 था क्योंकि दोनों को रिलीज किए थे, इनिशियली दोनों 0 थे। तो फाइनल मोमेंटम भी हो जाएगा m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अच्छा, और क्या इसमें से तो v1 v2 हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट हमें फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। हर एक पार्टिकल का स्पीड कैलकुलेट करना है कि v1 कितना होगा, v2 कितना होगा। तो इसमें से तो नहीं निकलेगा, इसलिए हमें और एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा जो कि है एनर्जी का इक्वेशन। किसका इक्वेशन? एनर्जी का इक्वेशन। एनर्जी का क्या इक्वेशन? पहले सेपरेशन था d, बाद में सेपरेशन हो गया 2d। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? ना, डिक्रीज हुआ, डिस्टेंस बढ़ गया, सेपरेशन बढ़ गया। जितना डिक्रीज हुआ वही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा। लेकिन पिछले केस में काइनेटिक एनर्जी सिर्फ एक ही चार्ज का आता था जो भाग रहा था, अब तो दोनों भाग रहे। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं? गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पहले सेपरेशन था k q1 q2 बाई डी, माइनस बाद में हो गया k q1 q2 बाई 2d, एंड दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो ये इक्वेशन एनर्जी का, और ये इन दोनों को अगर आप सॉल्व कर दो तो इसको सॉल्व करके यू कैन फाइंड आउट v1 एंड v2। तो इस टाइप के कुछ भी क्वेश्चन आएगा, चाहे उसको आपको स्पीड कैलकुलेट करने के लिए बोले, चाहे वो डिस्टेंस कैलकुलेट, ये इतना गया तो वो कितना जाएगा, या पहले d था बाद में 2d हो गया, तो बताओ ये कितना डिस्टेंस गया, वो कितना डिस्टेंस गया। मतलब आपको x1 x2 कैलकुलेट करने के लिए इनडायरेक्टली बोल रहा है। अगर बोल रहा है कि दोनों इतना डिस्टेंस जब हो गया जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो ये बहुत सिंपल सी बातें हैं कि हम लोग कैसे पूरा एनर्जी कंजर्वेशन का जो भी पूरा चीज था वो चीजों को हम यहां पे कैसे इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे, उसकी कहानी क्लियर है पूरा? ठीक है। सो ये हो गया हमारा सिंपल सी पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये थोड़ा सर्कुलर कॉन्सेप्ट, सर्कल के कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, कुछ बड़ी बातें नहीं। सोचो, बोला कि ये एक सर्कल है, यहां पे एक चार्ज है q और m, और यहाँ पे बीच में एक माइनस क्यू रखा हुआ है, ठीक है। ये माइनस क्यू चार्ज इसके ऊपर रखा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये माइनस क्यू चार्ज है। तो क्या होगा ना, ये क्यू इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इधर है ना, इधर की तरफ ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। दूसरा कलर करता हूं कुछ, ये कलर में, ये कहाँ हो गया भाई, हाँ, ये चार्ज इसको क्या कर रहा होगा ना, इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा इस तरह से फोर्स, और ये कूलम्ब्स फोर्स लगा रहा होगा, और जो भी कूलम्ब्स फोर्स लग रहा होगा वही कूलम्ब्स फोर्स यहाँ पे जो Fe है वही कूलम्ब्स फोर्स हमारा क्या प्रोवाइड कर रहा होगा ना, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये सर्कल में घूमेगा। कितना स्पीड यहाँ पे ना v1, कूलम्ब्स फोर्स कितना लगेगा ना, देखो एक चार्ज यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, दो चार्ज के बीच में ना, ये r, ये r/2, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 3r/2। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, k q1 q2 बाई, या q1 q2 नहीं, स्मॉल कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू दिया है वही लिख देते हैं, k कैपिटल Q स्मॉल q बाई डिस्टेंस कितना है ना, 3r/2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r। तो क्या यहां से मेरा v1 का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, क्या कैलकुलेट हो जाएगा, v1 का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा मेरे यहां से, ठीक है। अब सोचो, ये जब यहां से घूम के गया वो b को आएगा, b को जब क्रॉस करेगा यहां पे स्पीड कुछ v2 हो जाएगा, राइट।
कितना हो जाएगा V2। देखो पहले उसका सेपरेशन 3r/2 था, बट अभी उसका सेपरेशन कितना हो गया r/2, मतलब सेपरेशन कम हो गया चार्ज का। अगर सेपरेशन कम हो गया मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, और वो पोटेंशियल एनर्जी कहां से आया होगा ना, काइनेटिक एनर्जी कुछ कन्वर्ट आया होगा। तो डेफिनेटली पता चलता है कि V2 विल बी लेस देन V1। ये क्यों समझ में आया? V2 V1 से कम क्यों होगा? क्योंकि पहले पोटेंशियल एनर्जी कम था और ये V1 से जा रहा था। अब जैसे ऐसे आया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया B में आते आते, तो बढ़ गया पोटेंशियल एनर्जी, तो उतना काइनेटिक एनर्जी उसका कन्वर्ट हो गया होगा पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। तो इनिशियल, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे ना, एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एनर्जी का इक्वेशन, और एनर्जी का इक्वेशन क्या लिखेंगे? टोटल मैकेनिकल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी, है ना। इनिशियल एनर्जी कितना था ना, हाफ mv1 स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी था, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना था ना, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, माइनस के साथ लिखना है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना था 3r/2, ये था उसका इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv2 स्क्वायर प्लस के माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई डिस्टेंस कितना हो गया r/2। तो इसको सॉल्व करके तुम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हो? V2, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कोई नया चीज की पढ़ाई नहीं हो रही है यहाँ पे सिंपली वही चीजों की बात हो रही है, बट बस एक नया फोर्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट हो गया है, और वो फोर्स है कूलम्ब्स फोर्स। बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कुछ नहीं है। ये मैं जानबूझ के ये वाला क्वेश्चन डलवाया था ताकि आपको सर्कल का थोड़ा याद आए, और कैसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स को कवर करते हैं, क्या करते हैं, वो सारी बातें एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आप लोग पढ़े होंगे, जब आप एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते थे इन ऑर्बिट, है ना, वो पढ़ेंगे हम लोग भी, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, क्लास 12 का लाइक लास्ट की तरफ है वो सब, बहुत अच्छा वाला चैप्टर है, आसान है। तो ये कहानी है हमारा सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट में। याद करिए मैंने आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का कॉन्सेप्ट सिखाया था, और मैंने बताया था कि अगर हम लोग कोई भी बहुत दूर से, वेरी लार्ज डिस्टेंस से एक चार्ज को प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये चार्ज आते आते जैसे इधर इधर आएगा चार्ज, इस तरह से चार्ज ऐसे मूव करके ऐसे इसके ऊपर आएगा, वैसे ही क्या होगा ना, चार्ज ऐसे आते आते इसका स्पीड यहाँ पे आते डिक्रीज होगा, ऐसा आएगा, फिर एक जगह में इसका स्पीड क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ से वापस जाएगा, है ना। समझ में आया? क्योंकि ये भी प्लस चार्ज है, ये भी कैसा चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, और ये भी कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो रिपेल करेगा, तो उसका स्पीड क्या होगा ना, डिक्रीज होगा उसका स्पीड। डिक्रीज होते होते एक पॉइंट आएगा जहां पे उसका स्पीड क्या हो जाएगा 0, और उसके बाद ये क्या करेगा, ऐसे वापस जाना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, जहां से वो वापस चला गया, डी मिनिमम, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच। अच्छा, मैं इसको कैसे प्रोजेक्ट कर रहा हूं, देखो इसके बहुत सारे केसेस है। पहला केस क्या बोला हूं, व्हेन द चार्जेस आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन, मतलब हमारा जो चार्जेस आ रहा है, ये जो क्यू है, समझ रहे हो ना, ये जो चार्ज क्यू है, और इसका जो ये वाला लाइन है, दूसरा चार्ज इस लाइन के ऊपर ही आ रहा है, और पहला चार्ज कैसा है, रेस्ट में। पहला चार्ज भी मूव करेगा तो कहानी अलग हो जाएगा। तो पहला चार्ज क्या है, रेस्ट में, तब ये आएगा, कहीं पे इसका स्पीड क्या होगा 0, उसके बाद वो वापस जाएगा। तो जितना डिस्टेंस से पहले इसका स्पीड 0 हो जाएगा, उसी को बोला जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अच्छा, कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन से। सोच, जब मैं इन्फानाइट से छोड़ा था, जब मैं इसको यहाँ इन्फानाइट में छोड़ा था, इन्फानाइट डिस्टेंस से यहाँ से मैं रिलीज किया था, तो यहाँ पे इनिशियल इन्फानाइट पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते हैं हम लोग 0, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल था, कितना था यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ना, हाफ mv0 का स्क्वायर, इतना था। जब यहाँ पे आ गया तो इस वाले पॉइंट में वेलोसिटी 0 हो गया, तो यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। बट अभी ये कितना डिस्टेंस पे है ना, डी मिनिमम पे, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई डिस्टेंस डी मिनिमम। तो फिर से हम लोग अगर एनर्जी का इक्वेशन लिखेंगे, देयरफॉर अगर एनर्जी का इक्वेशन लिखेंगे
तो इनिशियली उसका जितना भी काइनेटिक एनर्जी था दैट इज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, वो किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के कैपिटल क्यू बाई डी मिनिमम, इसमें कन्वर्ट हो गया। तो क्या इसमें से आप लोग डी मिनिमम निकाल सकते हो, देयरफॉर डी मिनिमम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एम वी नॉट स्क्वायर बाई टू, सॉरी डी मिनिमम का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, थोड़ा गड़बड़ होता है, इंसान हूँ क्या करें। दिस इम्प्लाइज डी मिनिमम इक्वल्स टू, है ना, ये क्या हो जाएगा, के क्यू, ये तो ऊपर चला जाएगा, ये टू पर टू कैपिटल के क्यू स्मॉल क्यू बाई एम वी नॉट स्क्वायर, ये आ जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जब एक चार्ज रेस्ट में हो और दूसरा चार्ज को बहुत दूर से वी नॉट स्पीड से हम लोग भेज रहे हैं, तो उसके लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का कैलकुलेशन ये होगा। अब हो सकता है कि दूसरा चार्ज भी मूव कर रहा हो, इफ बोथ द चार्जेस आर मूविंग, देख ले ये दूसरा पॉइंट है, एक ही लाइन सेम ही लाइन है, देख लो एक ही लाइन के ऊपर मूव कर रहे हैं दोनों, एक ही लाइन के ऊपर दोनों मूव कर रहे हैं, बट ये इनिशियली जा रहा था कुछ V1 से और ये इनिशियली प्रोजेक्ट किया गया कुछ V2 से, वेरी लार्ज सेपरेशन था, वेरी लार्ज सेपरेशन था, मतलब इनिशियली इनका जो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, जीरो, वेरी लार्ज सेपरेशन। तो फाइनली क्या होगा, फाइनली मतलब जो मिनिमम डिस्टेंस करवाना है, तो फाइनली क्या होगा ना, दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, सेम। अगर थोड़ा सा काइनेमेटिक्स याद है तो मिनिमम डिस्टेंस दोनों के बीच में तब होता था, या फिर एसएचएम में भी पढ़े थे, दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस सब कैलकुलेट करते थे, तो कब होगा, जब उन दोनों के वेलोसिटी क्या होगा, सेम। क्योंकि सोच, अगर V1 कम था, अगर मान लो कि पहले V1 कम था और V1 ज्यादा था, तो क्या होगा, सॉरी V2 ज्यादा था, तो ये पास आया, तो इसका स्पीड भी इंक्रीज होगा, और पास आया और भी इंक्रीज होगा, एक टाइम आएगा दोनों का इक्वल हो जाएगा, इसका जितना इसका उतना, जैसे यहाँ पे V और V दोनों का सेम हो गया, उसके बाद ये और पास आने की सोचेगा तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा, तो ये आगे भाग जाएगा, तो डिस्टेंस फिर से इंक्रीज हो गया। तो याद तुम्हें ये रखना है कि अगर दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तब होगा जब दोनों के बीच में, सॉरी दोनों का स्पीड क्या होगा, सेम होगा। तो मान लेते हैं ये स्पीड है डी मिनिमम। यहाँ पे दो चीजें करना पड़ेगा तुम्हें, सबसे पहला काम करना पड़ेगा मोमेंटम, कंजर्वेशन। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था ना, m1 v1 प्लस m2 v2, फाइनल मोमेंटम हो गया इसका भी m1 प्लस m2 होल इंटू v, मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, एनर्जी, क्योंकि आपको यहाँ पे एनर्जी क्या होगा ना, इनिशियल एनर्जी क्या था, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, बट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था, कितना था ना, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, इतना काइनेटिक एनर्जी था पहले से। और फाइनली कितना है ना, फाइनली हाफ m1 प्लस m2 होल इंटू v स्क्वायर, इतना काइनेटिक एनर्जी अभी भी है उसके अंदर। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था ये, और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दो फाइनल उसके पास है। और जो भी लॉस हुआ वो किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं एनर्जी का इक्वेशन को ना थोड़ा इस साइड लिख देता हूँ, क्योंकि हो सकता है इस साइड थोड़ी देर बाद आपको दिखाई ना दे, है ना। मैं दोनों का इस साइड लिख देता हूँ, परेशान मत हो। सबसे पहला बात लिखते हैं इसके अंदर, पहला काम क्या करते हैं इसके अंदर, मोमेंटम कंजर्वेशन, राइट। इसके अंदर पहला काम क्या करते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन। चलो मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं। इनिशियल मोमेंटम कितना था ना, m1 v1 प्लस m2 v2, फाइनल मोमेंटम ना, इसका भी m1 v और उसका भी m2 v, मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया। अब एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं यहां पे, एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन में क्या करेंगे ना, इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। सोच, इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल टोटल एनर्जी। इनिशियल टोटल एनर्जी कितना था, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो था, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी था जीरो, प्लस काइनेटिक एनर्जी था हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये इनिशियल हो गया। दैट इज इक्वल्स टू फाइनली काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है फाइनली ना, एक के m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है ना, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई डी मिनिमम। तो यहां से क्या फाइंड करो
यहां से फाइंड करोगे v और उस v को यहां पे पुट करोगे तो यहां से क्या मिल जाएगा, d मिनिमम। क्या मिल जाएगा, d मिनिमम। सो दैट इज हाउ you can calculate the distance of closest approach when both the charges are moving initially। एक चार्ज को रेस्ट में रखो, दूसरे को फेंको, मतलब मैं उसी लाइन के ऊपर बात कर रहा हूं, ये चार्ज है ना उसी लाइन के ऊपर, एक को रेस्ट में रखो, दूसरे को फेंको तो वो आएगा कहीं से वापस भाग जाएगा, जितना दूर से भागेगा उसको बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये भी चल रहा था, वो भी चल रहा था, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस मिनिमम तब होगा जब दोनों का स्पीड क्या होगा, सेम होगा। ऐसा क्यों होता है वो काइनेमेटिक्स में आपको समझाया गया है, वरना मैं अभी भी समझा दिया। इसका कम था, इसका ज्यादा था, ये पास पास आया तो इसको धक्का दिया तो इसका भी बढ़ाया, ये बढ़ता गया, एक टाइम में दोनों का सेम हो गया। उसके बाद इसका ज्यादा हो जाएगा तो ये आगे बढ़ जाएगा ना, तो डिस्टेंस तो बढ़ जाएगा फिर से। तो इसीलिए वो जो डिस्टेंस आया फाइनली वो दोनों डिस्टेंस मिनिमम। तो मिनिमम डिस्टेंस हमेशा तब होता है जब दोनों का स्पीड सेम होता है। तो इसके हमें दो कॉन्सेप्ट लगाने पड़ते हैं, एक मोमेंटम कंजर्वेशन जहां से हमें वेलोसिटी आ जाएगा कि दोनों का सेम स्पीड जो है वो कितना है, और फिर उस स्पीड को हम लोग पुट करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन में। सो वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम एंड दैट मिनिमम सेपरेशन इज योर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। पूरा क्लियर? दो चार्ज हो, उसी एक ही लाइन के ऊपर मोशन कर रहे हो तो क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, ये दोनों आपके सामने। तो अभी इसके बाद हम लोग चार्ज को सेम लाइन में प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे। इफ द चार्ज इज प्रोजेक्टेड एट सम हाइट फ्रॉम द अदर चार्ज, मतलब यहां पे क्यों रखा, मैं सेम लाइन यहां से प्रोजेक्ट नहीं कर रहा हूं, थोड़ा ऊपर से, यहां से, समझ रहे हो, थोड़ा ऊपर से यहां से प्रोजेक्ट कर रहा हूं। तो पहले देखो इस लाइन में प्रोजेक्ट कर रहा था तो वो ऐसे जा रहा था, फिर वापस आ रहा था। अब ये वापस क्यों आएगा, बोलेगा कि भाई मुझे तुझे क्रॉस थोड़ी करना है, हम साइड हो जाएंगे, तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट करके चला जाएगा, है ना। तो डिफ्लेक्ट करके जाएगा तो कौन से टाइम में इसका डिस्टेंस मिनिमम होगा ना, जब इसको ज्वाइन करने वाला लाइन यहां पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये डिस्टेंस यहां पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तब इस डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा, मिनिमम डिस्टेंस। क्या बोलूंगा, मिनिमम डिस्टेंस, जब परपेंडिकुलर होगा, है ना। इट विल बी दिस इज द पाथ जो कि ऐसे डिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा। तो डिफ्लेक्ट टाइम कोई एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम में इसका स्पीड, यहां पे इसका स्पीड एक्चुअली में ऐसा कुछ होगा, दिस विल बी द स्पीड, है ना। स्पीड होगा इधर, स्पीड होगा ऐसे, दिस विल बी द स्पीड, और यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर दिया डी मिनिमम। सो ये हो गया मेरा कहानी। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुन। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले करना पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या करना पड़ेगा, एंगुलर मोमेंटम। क्या तुम्हें एंगुलर मोमेंटम लिखना आता है? एंगुलर मोमेंटम लिखना मैंने दो तरीके से बताया था, एक तो रिजिड बॉडी हो तो आई ओमेगा, बट ये रिजिड बॉडी थोड़ी है, ये तो एक छोटा सा पॉइंट है जो मूव कर रहा है। तो अगर कोई भी पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम मेजर करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैसे मेजर करते हैं, एम भी इंटू आर परपेंडिकुलर और एम भी परपेंडिकुलर इंटू आर, ऐसे मेजर करते हैं। तो यहां पे मेजर कर दो क्या, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना। मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। किसके अबाउट, किसके अबाउट ना, अबाउट दी, किसके अबाउट, अबाउट दी चार्ज कैपिटल क्यू, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम। क्यों 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 क्यों, क्योंकि तो खुद सोच, अगर मैं, तो सोच ये जब भी मूव करेगा ये क्या कर रहा होगा ना, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, यहां पे होगा तो ऐसे फोर्स, यहां पे होगा तो यहां पे ऐसे फोर्स, है ना। फोर्स अब ऐसे लगा रहा होगा, जो भी लगा रहा होगा वो फोर्स तो क्यू से ही पास कर रहा होगा ना। तो अगर मैं उस क्यू के अबाउट लिख दूं टोटल टॉर्क तो जीरो हो जाएगा। पूरे रास्ते में चाहे वो कहीं पे भी हो, जो फोर्स लगता है वो दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला लाइन के अलोंग लगता है फोर्स, मतलब जो भी फोर्स लग रहा है वो कैपिटल क्यू के थ्रू तो पास कर ही रहा है। तो अगर मैं उसी के अबाउट टॉर्क लिख दूं जिसके अबाउट फोर्स पास कर रहा है तो सारे टॉर्क तो जीरो आएंगे। इसीलिए मैं अबाउट द क्यू टोटल टॉर्क को क्या लिख रहा हूं, जीरो, सिर्फ फॉर एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देख, इनिशियल ये जा रहा था कितने से, मास है एम, जा रहा है स्पीड v नॉट से, और ऑलरेडी इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस h है, तो इनिशियल स्पीड हो गया मास एम भी नॉट इंटू एच।
ये हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ऑलरेडी परपेंडिकुलर डिस्टेंस h गिवन है। जब यहां पे पहुंचा तो स्पीड कितना हो गया v, परपेंडिकुलर कितना हो गया d मिनिमम, तो फाइनल मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम हो गया m v d मिनिमम, है ना। ये आ गया फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो यहां से mm कैंसिल हो गया, v नॉट इंटू एच इक्वल्स टू v इंटू डी मिनिमम। देख इसमें हमें v भी नहीं पता है, d मिनिमम भी नहीं पता है, तो हमें और एक इक्वेशन चाहिए। हमें क्या चाहिए? और एक इक्वेशन। और वो इक्वेशन किसका है? एनर्जी का। वही तो सीख रहे हैं, एनर्जी का। इनिशियल एनर्जी, बहुत लार्ज डिस्टेंस मतलब इन्फानाइट से छोड़ रहे हैं, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v नॉट का स्क्वायर। फाइनली जब यहां पे आके पहुंच गया इस वाले पोजीशन में, जब इस वाले पोजीशन में आके पहुंच गया तो उसका v भी है मतलब काइनेटिक एनर्जी भी है, कुछ डिस्टेंस भी है मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो दोनों लिखना पड़ेगा। लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी k कैपिटल Q स्मॉल q बाई डी मिनिमम। तो क्या यहां हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, क्या दो इक्वेशन और दो वेरिएबल, तो हम लोग क्या स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डी मिनिमम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको एज इट इज यूज याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि डायरेक्ट पूछे जाते हैं एंट्रेंस में, डायरेक्ट बहुत बार पूछे भी गए हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट करो, ऊपर थोड़ा सा छोड़ दिया, नीचे छोड़ दिया, साइड में छोड़, ये कहानी है जिसके 3 केस है, और तीनों के तीनों केस मैं आपको समझा दिया हूं अच्छे से कि कैसे कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है पूरा? तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का कैलकुलेशन करने का कुछ भी प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस आ जाए, आपको डरना नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। चलिए, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि मैकेनिक्स में यूज होते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन वाले कॉन्सेप्ट। अब हम लोग ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। सबसे पहली बात है कि पोटेंशियल एनर्जी तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये तो हमें पता है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा ना, जब हमारे पास सिमिलर चार्जेस होंगे। जब हमारे पास सिमिलर चार्जेस होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज पॉजिटिव होगा, है ना, मतलब रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। तो जब भी रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। नेगेटिव कब होगा, जब अपोजिट चार्जेस आएंगे, है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा। तो जब भी अपोजिट चार्जेस आएंगे तो हम लोग नेगेटिव लिखेंगे। इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है। इसलिए एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का जब पोटेंशियल एनर्जी निकलते हैं वो कितना आता है, वो नेगेटिव में आता है, माइनस आता है, आपको पता भी चलेगा। ये पहला बात है। दूसरा बात, अगर सोच यहां पे एक चार्ज है Q1, यहां पे एक चार्ज है Q2, इनके बीच में सेपरेशन है सपोज R, है ना। इसका मतलब इनका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इनका पोटेंशियल एनर्जी है K Q1 Q2 बाई R। अगर इन्फानाइट से 0 मानो तो इसका मीनिंग क्या है समझो। इसका मीनिंग है कि दिस इज द इतना अमाउंट, दिस इज द वर्क डन टू फॉर्म दिस सिस्टम। ये सिस्टम को बनाने के लिए मैं इतना वर्क डन किया हूंगा। इसका मतलब भी वही है पोटेंशियल। जैसे मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या सिखाया था कि उठाने के लिए हमें जितना काम हम लोग करते हैं वो उसी के अंदर एनर्जी को स्टोर हो जाता है। तो इसी तरह Q1 Q2 दो चार्ज को R सेपरेशन में रखेंगे तो उनका पोटेंशियल एनर्जी इतना है। इसका मतलब यह है कि वो दोनों चार्ज को बनाने के लिए, मतलब Q1 को मैं कहीं से लाके वहां पे रखा, Q2 को मैं कहीं से लाके वहां पे रखा, तो ये जो पूरा सिस्टम को बनाने के लिए जितना मुझे वागदान करना पड़ा दैट इज इक्वल टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मुझे कोई बोले कि ये सिस्टम को ब्रेक कर देना है, ये सिस्टम को क्या करना है, ब्रेक द सिस्टम, ये सिस्टम को ब्रेक कर देना है, तो इसको बनाने के लिए जितना वागदान चाहिए था, इसको ब्रेक करने के लिए भी तो वागदान उतना ही चाहिए होगा, है कि नहीं। तो कोई सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जितना है उसका मीनिंग है कि उस सिस्टम को बनाने के लिए भी उतना पोटेंशियल एनर्जी लगा है और उस सिस्टम को तोड़ने के लिए भी उतना ही वागदान करना पड़ता है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी क्या है समझने की कोशिश करें तो ये, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे वो एंट्रेंस हो, उसमें ऐसे पूछ जाता है व्हाट इज द वर्क डन इन ऑर्डर टू सेपरेट द चार्जेस अप टू इंफिनिटी।
ऐसे क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन पूछते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो तुम परेशान मत हो जाना, ज्यादातर बच्चे परेशान हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताता हूं, ऐसे बोला कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, चार्ज क्यू क्यू क्यू, साइड ए ए ए, ठीक है, 3 चार्ज है क्यू 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 और उनको साइड है ए। बोला कि इसको ऐसे बनाना है, इसको ऐसे बनाना है कि यहां पे क्यू, यहां पे क्यू, यहां पे क्यू, लेकिन ये साइड 2a, ये साइड 2a, ये भी साइड 2a। बताओ इस काम में कितना योगदान होगा। पूछा कि बताओ ये काम करने के लिए जो घिनौना काम हम लोग किए हैं कि साइड ए से चेंज करा के साइड 2a कर रहे हैं, ये काम करने के लिए हमें कितना योगदान लगेगा। योगदान टू चेंज द सिस्टम, टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन, और जो भी है मतलब इस तरह चेंज कराने के लिए कितना योगदान होगा ना। दैट योगदान इज नथिंग बट सिंपली योर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, योर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ना भाई साहब पहले ऐसे रखे थे तो कितना पोटेंशियल एनर्जी था, और अभी ऐसे रखा हो बड़ा करके तो कितना पोटेंशियल एनर्जी है। जो भी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हो रहा है ना, वो ही तो है जो योगदान हमें करना पड़ेगा उसको स्टोर करवाने के लिए। समझ में आ रहा है। तो ये कहानी है कि पोटेंशियल एनर्जी का रियल मीनिंग, कोई भी सिस्टम को बनाने के लिए हमें उतना एनर्जी चाहिए जितना उसका पोटेंशियल एनर्जी है, तो उस सिस्टम को ब्रेक करने के लिए भी हमें उतना ही एनर्जी चाहिए जितना उसका पोटेंशियल एनर्जी। और अगर एक कॉन्फ़िगरेशन से हम दूसरे कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहते हैं तो भी हमें पोटेंशियल एनर्जी का जितना चेंज होगा उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा। तो कभी भी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको कोई भी जगह पे वर्क डन कैलकुलेट करने की बात हो रही है तो आंख बंद करके समझ जाना कि भाई साहब वो आपको पोटेंशियल एनर्जी या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए बोल रहा है। और अगर आपको सारे चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से प्लस माइनस साइन के साथ फॉर्मूला भी पूरा याद है तो क्या ही फर्क पड़ता है भाई, है ना। नहीं तो रामलाल जैसे से आंख करके बैठे रहोगे। इसीलिए सारे चीजों को समझना भी जरूरी है, छोटे छोटे चीजें याद भी रखना जरूरी है, क्वेश्चन कैसे आता है वो भी समझना जरूरी है। क्लियर है। तो ये कहानी हो गया हमारा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड छोटी मोटी बातें और कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की कहानी हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जो कि कोई नया टर्म नहीं है, वो इसी पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है जो कि थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बस उतना ही हम लोग करेंगे और कुछ डिफरेंस की बात है ही नहीं। क्लियर है पूरा। तो आज का क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं।